दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भूमि में बैक्टीरिया के महत्व पर चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम किसी फसल के लिए भूमि में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जितने भी वैज्ञानिक जो भी किताब छापे हैं, गोष्ठियों में बताए हैं, उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है, ये सुझाव दिया गया है कि आपको बुआई से 15 दिन पूर्व कम से कम 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अपने खेत में देना आवश्यक है। लेकिन किसान भाई गोबर की खाद की अनुपस्थिति में केवल रासायनिक खाद के सहारे खेती कर रहे हैं, और वो भी खाद जो देते हैं वो केवल 1 या 2 खादों के द्वारा अपनी खेती करते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल NPK या DAP डालकर किसान खेती कर रहे हैं, जिसकी अत्यधिक मात्रा खेत में डाल देते हैं, जिससे पैसा भी बर्बाद होता है और फसल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन उनको संतोष रहता है, वो अपने संतोष को पूरा करने के लिए 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी मतलब 15-20 बोरी एकड़ तक आलू की फसल में बाराबंकी ज़िले के किसान NPK का प्रयोग करने लगे। ये प्रयोग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चूँकि हमारी ज़मीन के बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं, और उस बैक्टीरिया के नष्ट होने के कारण हमारी जो खाद, जो फर्टिलाइज़र हम ज़मीन में दे रहे हैं, वो घुलनशील नहीं बन पा रहा है। उसके घुलनशील न बनने से हमको खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर, इस वीडियो में हमने फर्टिलाइज़र पे चर्चा करने की बात की है, तो आप लोगों को हमें बताना चाहेंगे कि किसी भी पौधे को 16 पोषक आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। 16 आवश्यक पोषक तत्व अगर ज़मीन में आपने नहीं दिए हैं तो आपकी फसल कमज़ोर होगी, आपकी फसल में रोग अधिक लगेंगे, आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए इन 16 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वो है जो हमको प्रकृति द्वारा वायुमंडल से मिल जाता है। ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके बाद 13 तत्व जो बच्चे हैं उन 13 तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य तत्व हैं। मुख्य तत्व के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 गौण तत्व हैं। इसके बाद जो तत्व बचते हैं जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, फेरस और क्लोरीन, ये तत्व बहुत सूक्ष्म मात्रा में पौधे के लिए आवश्यक हैं। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आपका पौधा पीला रहेगा, विकास अच्छा नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, और पौधे के आवश्यकता के अनुसार जो प्रोटीन ज़रूरत है वो मिल जाती है। दूसरा तत्व फास्फोरस। फास्फोरस पौधे के विकास में सहायक है, जड़ों के विकास में सहायक है, सेल डिवीज़न होने में इसकी विशेष भूमिका है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, फल फूल का अच्छा विकास होता है। पोटास से ज़मीन में जो ट्यूबर बनते हैं, ट्यूबर के लिए विशेष महत्व है। पोटास की कमी से ट्यूबर सुडौल नहीं होते हैं, दाना भरा नहीं होता है, मतलब पोटास हमारे दाने को मजबूत करने, चमकीला करने में सहायक होता है। अब आ गए गौण तत्व। कैल्शियम, जिस तरह से फास्फोरस सेल डिवीज़न में मदद करता है, उसी तरह कैल्शियम सेल डिवीज़न में मदद करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन की भांति क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, और क्लोरोफिल सही होने से पौधे का विकास और पैदावार अच्छी होती है। अगला तत्व सल्फर भी
क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। साथ ही साथ नाइट्रोजन के समुचित प्रयोग के लिए सल्फर का होना आवश्यक है। पीछे हम बताना भूल गए, मैग्नीशियम की उपस्थिति से फास्फोरस पौधे को सुगमता से मिल जाता है। अब बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक की कमी से कुछ फसलों में विशेष प्रभाव देखा गया है। जैसे धान की फसल में जिंक कमी से खर्रा रोग लग जाता है। मूंगफली की फसल में अगर इसकी कमी है तो फलियों में दाने कम बनते हैं। विशेष रूप से क्लोरोफिल बनाने में भी इसकी विशेष भूमिका है। कापर एक फंगिसाइड है। कापर के प्रयोग से पौधे जमीन में जो भूमि जनित फंगस है उसको नष्ट करता है। साथ ही साथ कापर पौधे के विकास में सहायक। कापर के बाद फेरस भी एक ऐसा तत्व है जो जैसे हमारे शरीर में आयरन की कमी से खून की कमी मानी जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी मानी जाती है, उसी तरह से पौधे के विकास के लिए फेरस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मॉलिब्डेनम एक तत्व है। मॉलिब्डेनम से पौधे का रंग, जैसे फूल गोभी में विशेष महत्व इसका देखा गया है। फूल गोभी में अगर मॉलिब्डेनम की कमी है, पौधे का जो फूल का कलर है वो कलर गंदा हो जाता है। हल्के हल्के छोटे छोटे उसमें फूल टाइप के बन जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से अगला तत्व बोरान है। बोरान एक ऐसा तत्व है जो फल फूल के विकास में सहायक है। साथ ही साथ बोरान की कमी से फल फटने लगते हैं। आम की फसल में सड़ुआ रोग लगने लगता है। तो इस तरह से बोरान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात हो गई पोषक तत्वों की। अब बात आती है कि गोबर की खाद अगर हमको नहीं मिल रही, सनई ढैंचा का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास जैविक खाद की मात्रा बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र ने RPS 76 नाम का एक प्रोडक्ट तैयार किया है। ये प्रोडक्ट ज़मीन से 20 मीटर की गहराई पे कोयला के खानों से निकाला गया है, लाइनाडाइट। इसका प्रयोग खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हज़ारों वर्ष से सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ है और इसमें कार्बन, ह्यूमिक एसिड, फ्लेविक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। मात्र 1 लीटर RPS 76 1 एकड़ में डालना है। इसको बुआई से 1 सप्ताह पूर्व अगर खेत में पलेवा करना है, मतलब खेत की ओरौनी करना है, सिंचाई करना है खाली भूमि की, तो उससे पहले 20-25 किलो किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, जहाँ पर रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का प्रयोग न होता हो, जैसे पीपल, पकड़िया, गूलर, बरगद, इन पेड़ों पे खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और दवा भी नहीं डाली जाती है। इन पेड़ों के नीचे की मिट्टी 20-25 किलो, या अगर ये उपलब्ध ना हो किसी तालाब के किनारे की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। इस सूखी मिट्टी में इसको मिला के सायंकाल आपको अपने खेत में बिखेर देना है और जुताई करके पाटा लगा देना है। ध्यान ये रखना है कि अगर ज़मीन में पर्याप्त नमी है तो पलेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो आपको अपने खेत की पलेवा कर देना है। इसके बाद आपको बुआई करना है। इससे आप द्वारा दी गई रासायनिक खाद का सही रूप से प्रयोग हो पाएगा। धन्यवाद।